Okay, we should start the class. This is okay ना? So हम लोगों ने जो भी चीजें कवर की थी उसमें कोई डाउट है? हमारा क्लास ऐसे ही स्टार्ट होता है, पहले डाउट, लास्ट क्लास के जो डाउट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल गो टू द न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक. ओके, सो टेल मी, कहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था? कुछ होमवर्क्स भी थे ना शायद, इलस्ट्रेशंस आपके होमवर्क. देखो हम लोगों ने अभी तक यही बातें की थी. ये देखिए, अप्रोच ऑफ जर्नल. जर्नल कितने प्रकार से हम लोग बना सकते हैं. वन इज ट्रेडिशनल मेथड, अनदर इज मॉडर्न मेथड. एज पर ट्रेडिशनल मेथड वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट. यू ऑल्सो नो दिस. शायद 11th की बात है ये. 11th में कोरोना था. 2020 में आप लोग 11th में थे ना, तो घर में पढ़ते थे. नो मिस. तो अभी पढ़ लेते हैं, है ना. तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच. अकाउंट्स के टाइप्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं. एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश अप्रोच, अकाउंट्स ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स that can be divided into 3 types. Number 1 is personal, real and nominal. तीनों में हमने आपको कहा था कि आपको ये 3 चीजें आनी चाहिए. नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 एग्जाम्पल्स एंड नंबर 3 देयर रूल. पर्सनल अकाउंट क्या है? हु विल आंसर? बोलिए. इट रिलेट्स टू अ पर्सन. तो हु इज अ पर्सन अगला क्वेश्चन आता है माइंड में. तो पर्सन के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? यू एंड मी, ह्यूमन बीइंग, मिस्टर एक्स, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, एटसेट्रा एटसेट्रा. उसके बाद कौन बोलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड. पार्टनरशिप फर्म, यस. प्रोपराइटर, यस. प्रोपराइटर तो यहीं पर लिख देंगे. कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वेरी गुड. और बोलिए. डेटर प्लस बी आर, क्रेडिटर, वेरी गुड. और बोलिए. वेरी गुड. नाउ इतने के बाद कुछ ऐसे नाम आएंगे, यस, कुछ ऐसे नाम आएंगे जो पर्सनल अकाउंट है लेकिन उनका नाम नहीं लिखते, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है. उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, है ना. क्लियर दिख रहा है? कलर दूसरा चेंज करते, ब्लैक इज बेटर. ओके, तो इसमें आते कैपिटल. नंबर 1 इज कैपिटल. कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द ओनर. अगर आप लोन लेते हो तो आप एंट्री करते हो कैश टू मिस्टर वाई, जिससे लोन लिया. लेकिन अगर अपना पैसा लगाते हो, सपोज ये मिस्टर राम का बिजनेस है, तो कैश टू राम नहीं लिखते हो, राइट ना. इंस्टेड ऑफ राम यू राइट कैपिटल. सो कैपिटल रिप्रेजेंट्स द ओनर. सो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. क्लियर हुआ? ओके ना. कैपिटल का उल्टा, ठीक है. आफ्टर दैट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग. एनी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग. जैसे आपका एक स्टाफ है नेम्ड मोहन. मोहन को आप सैलरी देते हो 1000 रुपया पर मंथ, तो एंट्री क्या करते हो? सैलरी टू कैश, राइट. 1000 रुपया पर मंथ है लेकिन आपने 10,000 ही दिया, 12,000 देना था, 2,000 देना बाकी है. टेल मी द एंट्री. आउटस्टैंडिंग सैलरी का एंट्री क्या होता है? सैलरी का एंट्री क्लियर है? बोर्ड पर आ गया सैलरी का एंट्री. आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या एंट्री होता है? हु इज गिविंग आंसर? वेरी गुड, यस. अगर देखो सैलरी तो डेबिट होना ही होना है बेटा. अगर कैश दिया टू कैश और नहीं तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. होना तो चाहिए सैलरी टू मोहन, होना चाहिए कि नहीं. बट मोहन नहीं लिख के हम लोग क्या लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी. एंड दिस रिप्रेजेंट्स मोहन, ठीक है ना. सो दिस इज अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट. क्लियर हो गया ना. आफ्टर दैट रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का वही 3 चीज. पहले डेफिनेशन, बोलिए डेफिनेशन. विच कैन बी, वेरी गुड, जिसको हम छू सकते हैं,
देख सकते हैं और ना छू सके ना देख सके लेकिन फील कर सकते हैं। जिनको छू सकते हो देख सकते हो इनको हम लोग टेंजिबल बोलते हैं, टेंजिबल एसेट बोल सकते हैं, ठीक है, फिक्स एसेट। और जिसको फील कर सकते हैं इंटेंजिबल। एक बात और बताए बेटा, रियल अकाउंट मींस ऑल फिक्स्ड एसेट प्लस कैश एंड बैंक प्लस इन्वेंट्रीज, यही है रियल अकाउंट, पूरा बैलेंस शीट में आता है। जितना भी फिक्स एसेट आप देख रहे हो, फिक्स एसेट बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, ये सब इंटेंजिबल है, फील किया जा सकता है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। इसके अलावा स्टॉक को भी छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। फिर कैश है और बैंक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर डाउट आता है, बैंक क्या है? बैंक रियल अकाउंट है कि पर्सनल है? तो अगर बैंक आप डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर रहे हो, बैंक अकाउंट खुला दिया, पैसा जमा कर रहे हैं लेन देन के लिए, तो वो रियल अकाउंट है। फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन आपने बैंक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शंस, ठीक है। बट अगर आपने बैंक में एफडी कराया हुआ है तो वो एक पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट। और बैंक का उल्टा बैंक ओडी होता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में अगर पैसा है, डेबिट बैलेंस है, हमारा पॉजिटिव बैलेंस है तो बढ़िया, नेगेटिव बैलेंस, बैंक ओडी क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक गिव्स their customer a facility to withdraw even when their account does not have any balance। पैसा नहीं है तभी भी बैंक आपको फैसिलिटी देती है कि आप पैसा निकाल सकते हो। तो ये अपने लिए, सभी के लिए नहीं होता है, ट्रेडर्स को फैसिलिटी देती है। देयर सो मेनी क्राइटेरिया, बैंक उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप फिट बैठते हो तो वो फैसिलिटी देती है। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो, आपसे बोलेगा आप पिछला 3 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न लाओ, अच्छा टैक्स भर रहे हो गवर्नमेंट को। फिर इसके अलावा बैंक क्या मांग सकती है आपसे? कुछ गिरवी रखवा सकती है, कोई एसेट को प्लेज करवा देगी, या बोलेगी अपने घर में जो एफडी रखा है उसके पेपर्स दे दो, उसके सिक्योरिटी के रूप में, मतलब सिक्योरिटी के रूप में, वो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में वो ओडी प्रोवाइड कर सकता है। सो बैंक ओडी, गेटिंग द पॉइंट, बैंक ओडी ये लाइबिलिटी है। बैंक ओडी ऑलवेज एंड ऑलवेज, ध्यान से सुनना, पर्सनल अकाउंट, इट कैन नॉट बी अ रियल अकाउंट। बैंक ओडी हमेशा और हमेशा पर्सनल अकाउंट है, लेकिन सिर्फ बैंक है तो ये पर्सनल भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है। और बेटर टू कॉल, ये रियल का ही आप रूल लगाओ इसको, समटाइम्स जब एफडी वगैरह के रूप में होता है तो ये पर्सनल भी वर्क कर सकता है। गॉट इट? मे आई गो अहेड? आगे बढ़ सकते हैं, ओके। तो रियल अकाउंट विच कैन बी टच्ड, सीन और फेल्ट, राइट। रियल अकाउंट का रूल, जो आता है उसको डेबिट करो, दिस इज द बिजनेस, और जो जा रहा है यहां से, गोज आउट है, उसको क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, इतना से समझ में आ रहा है आप लोग को? आइकन से कोई भी एसेट, फर्नीचर आया तो डेबिट होगा, फर्नीचर गया तो क्रेडिट होगा, कैश आया तो डेबिट। आपने एक फर्नीचर खरीदा, दो चीज इन्वॉल्व हो गया, एक फर्नीचर और एक कैश। फर्नीचर कम्स इन है, डेबिट हो जाएगा, कैश गोज आउट है, क्रेडिट हो जाएगा, ओके ना। थर्ड रूल इज, थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, राइट। अब नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन, हाँ, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का एग्जांपल अगर हम आपसे मांगे तो आप दे पाओगे? डेप्रिसिएशन और, वेरी गुड, और खर्च, डिस्काउंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, परचेज, रेंट। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग पीएल का डेबिट साइड, जीपी और ओपनिंग स्टॉक को छोड़ के, ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दो, जीपी को छोड़ दो, बाकी जो भी रखा हुआ है, और एनपी को, ऑफ कोर्स एनपी को भी छोड़ दो। यहाँ क्या रहता है? टू परचेज, टू
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर यहाँ पर कितने 50 खर्चे आप गिना दोगे अभी मुझे, सारे नॉमिनल अकाउंट हैं, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट इनकम एंड गेन, सिमिलरली यहाँ पर देखो इनकम का पहला एग्जांपल सेल, दिस इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम इन एनी बिजनेस। क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ देना बेटा, स्टॉक है ये, रियल अकाउंट है, टच सीन और फेल्ट है। इवन ओपनिंग स्टॉक भी पिछले साल का बचा हुआ है, ओके ना। उसके बाद यहां पर ऑल इनडायरेक्ट इनकम आता है, जैसे रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। गेन का कोई एग्जांपल देगा, एक्सपेंसेस एंड इनकम तो हो गए, लॉसेस एंड गेन का कोई एग्जांपल देगा। यस, वेरी गुड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, आप किधर लिखते हो, इधर लिखते हो, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सारे एग्जांपल लॉसेस के हैं और प्रॉफिट के भी एग्जांपल। नॉमिनल अकाउंट का रूल, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और इनकम एंड गेन को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर, दैट्स इट, हो गया, बात खत्म। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या क्या चीज फिर से हम छोटा सा बनाते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। क्या क्या चीज आपको लर्न करके रखना है, नंबर 1 इज पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट इज रियल अकाउंट, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इन तीनों में आपको पहला डेफिनेशन पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, दूसरा एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए, और तीसरा रूल्स याद होना चाहिए, बस, राइट। आप अपने कॉपी में इसको नोट्स की तरह बना सकते हो, इसका डेफिनेशन लिखना पहले, राइट, फिर एग्जाम्पल्स लिखना, और उसके बाद उसी के नीचे रूल्स लिख देना, ओके ना। मे आई शिफ्ट टू मॉडर्न अप्रोच। एक चीज और, हमारा एम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कौन बताएगा, पिछले क्लास में पढ़े थे, अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। तो पहला आपने एम बताया, टू नो द परफॉर्मेंस या टू नो द रिजल्ट, है ना, रिजल्ट जानने के लिए कि गेन हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, नेट लॉस हुआ, इसके लिए आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, और इसके लिए क्या बनाते हो, वेरी गुड। तो एक बात बताओ, हम लोग जो जर्नल बना रहे हैं, जर्नल के बाद का नेक्स्ट स्टेप लेजर है, फिर उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो अकाउंट को आपने 3 तरीकों में विभाजित किया, वो सब इसमें दिखना चाहिए। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट तीनों आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, टेल में। ये तीनों आपको इनमें और इनमें दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। आप ट्रांजैक्शन आप शुरू कहां से किए, ट्रांजैक्शन से ही ना, और पहुंचे हो लास्ट में अल्टीमेटली यही बनाते हो, दिस इज अ फाइनल। आप बोलोगे ये क्या फाइनल चैप्टर है, फुल स्टॉप है, दी एंड है, बेटा देखा जाए तो दी एंड है। इसके बाद एक्सेप्ट एनालिसिस होता है, जिसके लिए कैश फ्लो और हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो बोलोगे इतना सारा चैप्टर क्या पढ़ना, सब सपोर्टिंग चैप्टर्स है। हमारा पर्पस क्या है, ये चाहे कोई हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, साल के अंत में उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही होगा। मेरा यहाँ पर टॉपिक ये है कि ये तीनों अकाउंट कहाँ दिखते हैं, और अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में 2 चीजें आपने अभी जस्ट बताया, क्या क्या है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, है ना। दिस इज द ट्रेडिंग पीएल एंड दिस इज द बैलेंस शीट, राइट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज बैलेंस शीट। अब अपने पास 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कहां दिखेगा, इसी में सब इसी में आएगा। एग्जाम्पल से आप सोच लो, एग्जाम्पल से मुझे बताओ, नॉमिनल अकाउंट कहां दिखेगा, चलो ये बता दो। ट्रेडिंग पीएल में नॉमिनल दिखेगा, तो
अगर वो एक्सपेंसेस है, मे आई राइट हियर, इसको ऐसे लिख दे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। ट्रेडिंग पीएल में दिखेगा और डेबिट साइड ही दिखेगा, क्रेडिट साइड नहीं दिखेगा। और यहां पर क्या है, इनकम एंड गेन्स। और देखो डेबिट यहां रहता ही लिखा हुआ, आप लिखते हो, या क्रेडिट आप लिखते हो, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। रूल को भी सपोर्ट कर दिया क्या इस। अच्छा अब ये बताओ, पर्सनल अकाउंट कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में। रियल अकाउंट कहां दिखेगा? वो दोनों का जगह क्या ट्रेडिंग पीएल नहीं है? क्या ट्रेडिंग पीएल में कोई रियल अकाउंट दिखता है, पर्सनल अकाउंट? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कहानी दूसरा है, वो भी हम समझा देंगे क्यों दिखता है। ऐसे दिखना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, वो उसका जगह नहीं है। सब रियल अकाउंट का जगह बैलेंस शीट में है। और बैलेंस शीट में कौन सा साइड? वी हैव कैपिटल एंड लायबिलिटी दिस साइड। और यहां पर क्या है? डेफिनेशन बोलो रियल अकाउंट का। टच्ड, सीन और फेल्ट, ऑल। यहां पर जितने भी फिक्स्ड एसेट है ना बेटा, ये सब रियल अकाउंट है। इसके अलावा रियल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगर गोल्ड में आपने इन्वेस्ट किया है, कोई ऑफिस स्पेस लेके भाड़े पर दे दिया, इन्वेस्ट किया है, ये सेकंड। और बताइए, इन्वेंट्री पहले लिख दे, इन्वेंट्री लिख दे, चौथा कैश एंड बैंक लिख देते हैं, राइट। ये रियल अकाउंट है, बस ये चार। और बाकी बैलेंस शीट में आप कुछ भी लिखते हो, वो क्या बच गया? पर्सनल। जैसे डेटर, बीआर, एक्सपेंसेस प्रीपेड, इनकम नॉट रिसीव्ड, अक्रूड इनकम जिसको बोलते हो, ठीक है। और इधर आप कुछ भी लिख दो आंख बंद करके, सब पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल पर्सनल है, आपको पता है, ड्राइंग भी पर्सनल है, लोन लिया वाई से, क्रेडिटर, बीपी, बैंक आउट, ओवरड्राफ्ट, ओडी, कुछ भी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सारे के सारे पर्सनल अकाउंट है। तो ये है पोजीशन जो आपने भी पढ़ा, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अल्टीमेट एम इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनका पोजीशन यह है, याद रहेगा, ठीक है। तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच को यहीं छोड़ के अब मॉडर्न अप्रोच की तरफ शिफ्ट करेंगे। मे आई गो? किसी को कोई डाउट यहां तक? So now as per modern approach also known as American, ट्रेडिशनल चीजें थोड़ा सा मेहनत वाला होता है, मॉडर्नाइजेशन जितना हो रहा है उतना आसान होते जा रहा है। इज इट? सब हर फील्ड में पहले जितने लोग मेहनत करते थे, आज के लोग उतना मेहनत कम करते। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मेहनत थोड़ा स्टूडेंट को ज्यादा है, मॉडर्न अप्रोच उतना ही सही आंसर देगा, कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन आसान है। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया है? कोई रियल पर्सनल नॉमिनल यहां नहीं है, यहां पर सिर्फ है वर्ड लिखा है एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपेंसेस लिख सकते हो एंड लॉसेस, और इनकम एंड गेन्स, राइट। सिर्फ इतना। अब इन सबका पोजीशन अगर हम आपको बोले ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में, तो शायद आपको पता है एसेट कहां दिखेगा, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड। अच्छा, एसेट का मतलब क्या? एसेट का मतलब बैलेंस शीट में, एसेट का मतलब बैलेंस शीट में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहां से यहां तक कुछ भी आप लिख दो वो आपका एसेट है, चाहे करंट है चाहे फिक्स्ड है तो एसेट, चाहे वो गुडविल है, चाहे वो कैश है, चाहे वो डेटर है या पर्सनल से मतलब नहीं, चाहे वो बीआर है, सब तो एसेट है, राइट ना, ठीक है। ये आपको याद है ना कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, सबके लिए एक ही रूल,
जर्नल करने का। इनका एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड इज नोन एज डेबिट साइड। बैलेंस शीट में कभी लिखते नहीं हो आप डेबिट क्रेडिट, लिखते हो क्या? नहीं, नेवर यू राइट, बट इट हैज अ डेबिट बैलेंस। इनका घर डेबिट है। इनका घर डेबिट है। अब 1 मिनट वेट करोगे, इंपॉर्टेंट कॉल है। ओके, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस ना। एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट कर दिया। ये एक एसेट ना, बढ़ रहा है कि घट रहा है? घटेगा तो क्या करोगे? क्रेडिट करेंगे टू फर्नीचर। समझ में आ गया? 20,000 समझ में आया क्या? हर रूल, हर जर्नल पास हो सकता है? आंसर इज यस। 1 साल बाद हम इस फर्नीचर को बेच दिए। तीसरा, सोल्ड। सेम फर्नीचर जो खरीदे थे 2 लाख में, राइट? पहले साल 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, राइट? बचा कितना का है उसका वैल्यू? 1,80,000। सोल्ड फॉर कितना में बेचे आप बोलो? प्रॉफिट में बेचोगे? चलिए प्रॉफिट में बेचते हैं। तो 2 लाख क्यों करें? इसको प्रॉफिट 1,90,000 कर देते हैं, 10,000 का प्रॉफिट। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है आप बताओ? एक नंबर 1 है फर्नीचर, दूसरा है कैश आया, और तीसरा प्रॉफिट ऑन सेल हुआ, राइट है? प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया 10,000 रुपया। 1,80,000 की चीज को आपने कितना में बेचा? 1,90,000 में। तो प्रॉफिट कितना का हुआ? ठीक है, राइट? तो अब हम लोग आगे चलते हैं इसको। जर्नल। अब फर्नीचर बढ़ा या घटा, ये सोचो। जा रहा है भैया, घट रहा है। घटेगा तो क्रेडिट टू फर्नीचर, राइट? कितना से? अमाउंट बोलो। 1,80,000 से ना, कॉस्ट से होता है। WDV वैल्यू, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रहा है। पैसा आया, कैश आया, कैश बढ़ा या घटा? कैश बढ़ गया तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, श्योर। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट है। तो अब आपने किया कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन कितना है? 1,90,000। तो यही दिख रहा है 10,000 क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन क्यों लिखेंगे? प्रॉफिट, प्रॉफिट का घर क्रेडिट है ना? इनकम एंड गेन्स बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 10,000। क्लियर हुआ? ओके ना? समझ में आ गया? आसान है। चलिए गुड्स खरीदते हैं, मतलब इन्वेंट्री, स्टॉक खरीदते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट या फिक्स्ड एसेट? हाँ, पिछली क्लास से आप लोगों ने बताया था शायद ना। दीज आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, राइट? एंड फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड फॉर, these are belong to be used in the business organization, right? ठीक है। तो अगर हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं तो हम लोग लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट है। लेकिन अगर गुड्स खरीदे बेचने के लिए, यही फर्नीचर आप खरीद रहे हो बेचने के लिए, आप फर्नीचर खरीद, एक चेयर खरीदे अपने दुकान में रखने के लिए, बैठने के लिए, आपका जर्नल क्या होगा? फर्नीचर टू कैश। लेकिन आप 50 चेयर खरीद रहे हो बेचने के लिए, तो आपका जर्नल क्या होगा? तो वहां पर फर्नीचर नहीं लिखते। वेरी गुड आंसर। वी राइट परचेज टू
कैश घटा। परचेज कैसे बढ़ा? तो खर्चा है, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होता है। गॉट इट? वट एवर इट बी द अमाउंट, 4 लाख का हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा बेचने के लिए। चलिए अब इसमें से बेचते हैं। हाफ ऑफ दिस फर्नीचर, half of these goods, I must not call furniture, I should call goods. Half of these goods were sold at a profit of 25%. 4 लाख टोटल है, इसका आधा बेच दिए, 2 लाख के कॉस्ट का बेचे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% 50,000 और ऐड होगा तो सेल वैल्यू इज 2,50,000 फॉर कैश। पैसा आया तो इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हुई, 2 अकाउंट, एक कैश और एक सेल। कैश हमारा है एसेट, सेल हमारा है इनकम। ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, लेकिन दोनों का घर अलग अलग है। कैश का घर डेबिट है, बढ़ता है तो आप क्या करोगे? डेबिट। सेल का घर क्रेडिट है, बढ़ता है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो क्या एंट्री हमारा हुआ? कैश टू सेल। सपोज आधा बेच रहे 2,50,000 का, लेकिन आधा कैश आया और आधा आपने उधार में बेचा मिस्टर वाई को, तो एक तीसरा प्राणी आया यहाँ पर, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई कौन है? आपका एसेट है, पर्सनल रियल मत सोचो, एसेट है कि लाइबिलिटी है? ये डेटर है ना, तो ये हमारा एसेट है। अभी तक 0 था, 0 से बढ़ के 1,25,000 आ गया, तो डेटर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या तो मिस्टर वाई लिखो या डेटर अकाउंट। गॉट इट? इज दिस क्लियर? आसान, बहुत ज्यादा आसान है। थोड़ा 4-5 क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस हो जाए, कोई भी जर्नल पास हो सकता है। क्या कैटेगरी में बांट देना? 5 कैटेगरी में, यही 5 हो सकता है। या तो एसेट होगा, या तो कैपिटल होगा, या तो लाइबिलिटी होगा, या तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा, और या इनकम एंड गेन होगा। और मजे की बात, एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का एक रूल है, कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, गेन का एक। इनका घर डेबिट है, बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, घटता है तो क्रेडिट करेंगे। इनका घर क्रेडिट है, बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, घटता है तो डेबिट। दैट्स ऑल। दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न अप्रोच। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कुछ होमवर्क था? देखिए, ये क्वेश्चन हम बोले थे कि आप लोग जरूर करना। बाकी ऊपर का जो भी जर्नल है, आपने देखा था घर जाके? बना था। जैसे अजित स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, मतलब कैपिटल है और कैश है, राइट ना? कैश भी बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया। कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट हो जाएगा, कैश बढ़ा तो डेबिट हो। इसी तरीके से एक बार इसको आप मॉडर्न अप्रोच से पूरा बना के देखोगे, कर सकते हो। विल इट बी इन योर होमवर्क या अभी क्लास वर्क करे? बोलिए जैसा। सिर्फ 15 नंबर बताना। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट टू परचेज होगा, सेल नहीं होगा। गुड्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फ्री सैंपल। बाय एडवर्टीजमेंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट इज एक्सपेंस, खर्च बढ़ रहा है तो ये डेबिट हो गया। बाय परचेज इज क्रेडिट, हमारा परचेज घट रहा है। हमने खरीदा था सपोज 2 लाख का सामान बेचने के लिए, लेकिन इसमें से 10,000 का एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया, तो एक्चुअली परचेज घटा ना। परचेज किए थे 2 लाख का, लेकिन 10,000 का सपोज हम लोगों ने एडवर्टाइज करने में लगा दिया, तो परचेज घट गया। सो इट विल बी
परचेज इज डिक्रीजिंग, सो इट इज टू परचेज। खर्च बढ़ता है तो डेबिट होता है, खर्च घटता है तो क्रेडिट। क्लियर ना? तो एक बार आप मॉडर्न अप्रोच से इस क्वेश्चन को करोगे, बन तो तुरंत जाएगा, लेकिन एक बार रीजन सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड, इलस्ट्रेशन नंबर 6। आपको इसमें यह बताना है, क्लासिफाई करना है फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ही मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है? दिस इज मॉडर्न अप्रोच। तो ये क्वेश्चन बनाए हो कि नहीं बनाया, टेल मी। तो इसको एक बार होमवर्क, ताकि आप लोग घर में शांति से इसको बनाओ। 2-4 पॉइंट्स हो सकता है आपको परेशान करेगा, तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? आई वांट टू गिव दिस इन होमवर्क। यहाँ पर सबका यस आ गया। पॉइंट नंबर एच, एडजस्टेड परचेज और परचेज। परचेज कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस होना चाहिए, राइट ना? लेकिन ये एक्सपेंस नहीं लिखा, यहाँ पर एसेट लिख दिया और रियल लिख दिया, पर्सनल नहीं, सॉरी नॉमिनल नहीं लिखा। लेकिन एडजस्टेड परचेज में लिखा होगा, देखो तो एडजस्टेड परचेज में नॉमिनल लिख रहा है जो हम लोग पढ़े, और एक्सपेंसेस भी लिख रहा है। एक्चुअली परचेज मीन्स स्टॉक। स्टॉक इज एन एसेट, राइट? स्टॉक इज एन एसेट और स्टॉक इज अ रियल अकाउंट, टच सिंह। तो एडजस्टेड परचेज क्या है? देखो, सपोज करते, कम टू द कॉपी, सी दिस इज आवर फर्स्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल। पहला साल में ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है, राइट? फिर हम लोगों ने परचेज किया 2 लाख का सामान, पूरे साल बेचा, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 50,000। तो व्हाट इज एडजस्टेड परचेज? एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिस इज मतलब 1.5 लाख। समझ में आया? एक्चुअली परचेज और एडजस्टेड परचेज में डिफरेंस क्या है? परचेज और एडजस्टेड परचेज में डिफरेंस सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का है। मे आई से परचेज में 2 शब्द है, एक एडजस्टेड परचेज है प्लस क्लोजिंग स्टॉक है। सिंस इट हैज एन एलिमेंट ऑफ स्टॉक, क्योंकि इसमें स्टॉक है तो इसमें रियल अकाउंट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। जैसे ही आप उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटा देते हो, वो आपका खर्च बन जाता है। परचेज किया और नहीं बेचा, 1 रुपया का भी सामान नहीं बेचा, सपोज परचेज किया 2 लाख का और 1 रुपया का भी सामान नहीं बेचा, तो पूरा का पूरा तो वो स्टॉक ही है, तो वो रियल अकाउंट है, वो एसेट है। परचेज का सिर्फ वही पार्ट जो आपने बेचा है वो आपका खर्च है, और क्लोजिंग स्टॉक रियल अकाउंट। समझ में आया? तो एडजस्टेड परचेज मीन्स परचेजेस आर एडजस्टेड विथ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से आपने उसे एडजस्ट कर दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारा आंसर में तुम देखो, व्हेन इट इज परचेज, परचेज इज, जब भी आपको नेचर ऑफ अकाउंट पूछेगा आप परचेज को रियल ही बोलोगे, एसेट ही बोलोगे, और एडजस्टेड परचेज को नॉमिनल अकाउंट, सिंस एडजस्टेड परचेज मीन्स परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन सिर्फ यही तक, बाकी अगर आप अपने माइंड में रूल्स बोलना चाह रहे हो तो परचेज पर आप नॉमिनल का रूल लगाओगे तो ज़्यादा सही और तुरंत में आंसर आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो वहाँ पर एकदम रिजिड हो जाना, बोलना परचेज इज अ रियल अकाउंट, क्योंकि ये स्टॉक का परचेज है, क्योंकि ये एसेट है। ठीक है?
एडजस्टेड परचेज में उस स्टॉक को जो बचा वो पार्ट उसको हटा दिया गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ खर्च हो गया जो हम लोग बेचने के लिए खरीदे हैं जिस स्टॉक को। सो दिस इज एडजस्टेड परचेज विच इज एन एक्सपेंस और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो बाकी और ये होमवर्क में रहने दे। बाकी कौन सा? सेल्स टैक्स पेएबल, पेएबल है तो लाइबिलिटी होगा ना। पेएबल टू होम? गवर्नमेंट, पर्सनल अकाउंट। सेल्स टैक्स पढ़े हो आप लोग, जीएसटी वगैरह थोड़ा बहुत। कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। हम आपको समझाएंगे जीएसटी का भी कैलकुलेशन जहाँ जरूरत पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं। ठीक है, सो सेल्स टैक्स पेएबल, जैसे जैसे आपने गुड्स बेचा, क्या एंट्री होता है? जर्नल बताइए तो सेल का एंट्री कैश टू सेल ना। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट ना। 10,000 का गुड्स आपने बेचा और इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, तो कैश आ रहा है 11,800। ठीक है, लेकिन आपके पॉकेट में 10,000 ही जाएगा। जो आपका बाकी जो 1,800 आप कलेक्ट कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ जीएसटी, ये आईजीएसटी समझते हो क्या आपको? इंटरनेशनल नहीं, इंटीग्रेटेड। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 3 होता है। जब जीएसटी पे हम लोग बात करेंगे तो इसमें डिटेल में आएगा। ठीक है, तो ये जो जीएसटी पेएबल है, या तो ये लिखो या जीएसटी पेएबल अकाउंट लिखो। तो दिस इज अ लाइबिलिटी ना, और आपको अभी पता है सारा लाइबिलिटी पर्सनल अकाउंट है। आंख बंद करके कैपिटल साइड कुछ भी लिख दो, बैलेंस शीट के कैपिटल साइड कुछ भी लिखो ऊपर से नीचे, वो सब पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ओके ना, लाइबिलिटी है और पर्सनल अकाउंट है। ओके, और कुछ, और कोई पॉइंट इसमें? जैसे आपको प्रीपेड सैलरी, दिस इज ओके। प्रीपेड सैलरी कैपिटल साइड कुछ भी लिखा है तो पर्सनल अकाउंट है। दिस इज एन एसेट, यस, एसेट साइड लिखते हैं ना। ओके सॉरी, दिस इज प्रीपेड सैलरी, हम आउटस्टैंडिंग माइंड में ले आए। प्रीपेड सैलरी किस साइड लिखता है? एसेट साइड लिखाता है, तो दिस इज एन एसेट एंड इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन ना। आपने किसी पर्सन को ज्यादा सैलरी दे दिया तो दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट, ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग है और ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग है। ओके ना, तो एक बार आप इसको फिर से क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, बाकी फिर हम लोग अगर डाउट रह जाएगा तो उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। दिस इज फ्रॉम माय साइड, दिस इज एन होमवर्क। ओके, और कोई क्वेश्चन पूछे ना पूछे, इसको जरूर पूछेंगे। अगेन जर्नलाइज देम, तो दिस इज योर होमवर्क, छोटा सा जर्नल है, आप बना सकते हो, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स टू टेस्ट योर नॉलेज, तो आप ये सब अपने आप को टेस्ट कर लेना। तो क्या लिखा है? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन्स ऑल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, ट्रू फॉल्स? ट्रू। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, इसमें क्या क्या होता है? सारा रियल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट होता है डेटर के रूप में, राइट? बेटा नॉमिनल अकाउंट हमेशा ट्रेडिंग पीएल जाता है, कभी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा नॉमिनल अकाउंट। एक भी नॉमिनल अकाउंट तुम मुझे बता दो, सैलरी दिखता है क्या? नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग दिखता है जो पर्सनल अकाउंट है। एक भी नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। सेल दिखता है क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिखता है? कोई नहीं दिखेगा, इवन परचेज नहीं दिखता। ओके ना? The rule of nominal account states that all expenses and losses recorded on credit side. False हो गया ना? Journal proper is also known as a subsidiary book, बोल सकते हैं, yes.
ये तो अभी आपको क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था, जनरल प्रॉब्लम में पढ़े नहीं है। दिस इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक। कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, ट्रू या फॉल्स? 100% फॉल्स ना, घर क्रेडिट है इनका। परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब देखो क्या बोले इसको, नॉमिनल बोले कि रियल बोले? रियल ही बोलना पड़ेगा। हम बोले कि बोल भले आपको जो भी लगा, लेकिन जब क्या आंसर किया साथ में 6 नंबर का देखो तो फॉल्स किया है। अब बताओ, बुक ही अपने आप को नहीं, आप इसको रियल ही बोलोगे और लिख दोगे सिंस इट इज द स्टॉक, इट हैज एन एलिमेंट ऑफ स्टॉक, सो इट इज अ रियल अकाउंट। और क्लियर कर दो, had it been a adjusted purchase then it will be a nominal। अगर ये एडजस्टेड परचेज होता, जब हम इसके से क्लोजिंग स्टॉक को हटा रिड्यूस कर देते, तब इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे, राइट ना? कहाँ पर लिखा है? कहाँ लिखा है? 2 पॉइंट। अरे बेटा, तो जब यही बात है तो ऊपर क्यों नहीं लिख दिया? हम आपको क्या डबल नहीं बोल रहे हैं कि है तो ये नॉमिनल अकाउंट का ही रूल लगता है, लेकिन लिखने को तो ठीक है, आप इसी को फॉलो करो ना। जब आप ये सीपीटी के बुक में नहीं लिखा था, अगर ये ऐसा लिखा है इसका मतलब आपका इंस्टीट्यूट परमिट कर रहा है कि आप परचेज और सेल को नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हो। आप बोलो, बेटर है, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन? ये 3 नंबर का जरा आंसर करना। तो 3 नंबर, ए लिमिटेड हैज 35,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन। मोहन से आना है 35,000 रुपया अकाउंट रिसीवेबल, ए आर। अकाउंट रिसीवेबल किसको बोलते हैं? यस, जरा जोर से बोलो। अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बी आर, नोन एज ट्रेड रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल। तो इसमें दोनों है, डेटर भी है इसमें प्लस बी आर भी है इस टर्म में। मोहन से 35,000, मोहन का से डेटर प्लस बी आर मिला करके मोहन मेक्स अ पार्शियल पेमेंट ऑफ 21,000, तो कैश आ गया मोहन से, टू ए आर हो गया, हो जाना चाहिए। जर्नल मेड इज व्हाट? क्रेडिट टू कैश। क्या कैश को क्रेडिट कर रहे हैं? नो, कैश तो कैश डेबिट हो रहा है, ए आर क्रेडिट हो रहा है, यही ना हमारा जर्नल है। पहला गलत हो गया, बोलता है कैश को क्रेडिट करेंगे। दूसरा सही है या गलत बताओ तो? क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल अमाउंटेड टू, यस ये करेक्ट लग रहा है। और डेबिट टू कैश बाय 14,000, यहाँ तक तो ठीक लगा आंसर, लेकिन अमाउंट गलत हो गया, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, सीपीटी में ऐसा ही क्वेश्चन आता था। आप लोगों को तो बड़ा क्वेश्चन आएगा पूरा, और वो अच्छा है, दैट इज बेटर। इसमें ज्यादा दिमाग, ऑब्जेक्टिव एकदम नहीं रहा है, स्टेप मार्किंग भी रहा है। ट्रू फॉल्स रहेगा तो ट्रू फॉल्स पे जनरल से रिलेटेड ही रहे, कोई जरूरी नहीं। ट्रू फॉल्स आई थिंक स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है ट्रू फॉल्स का। स्टेप्स का भी मार्क रहेगा, स्टेप का तो मार्क्स मिलेगा ना। चलिए, तो आगे बढ़े। ये शुरू से है स्टेप मार्क। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो तो। Which financial represents, which FS financial statement represents equation asset is equal to capital plus liability? Income statement, cash flow statement या balance sheet? This is very so easy. Next, which one is odd one out? Odd one out का मतलब क्या? जो औरों से अलग है। 3 मोटा आदमी बैठा और एक पतला आदमी बैठा है, तो विच वन इज ऑड वन? पतला वन। तो 3 एक जैसा है या इसमें 3 ही दिया हुआ है,
तो दो एक जैसा है और तीसरा अलग है। कौन? फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री, ये दोनों फिक्स एसेट है ना, और ये क्या है? करंट एसेट। दिस इज ऑड वन आउट। 6 नंबर का आंसर करो। डेट रिटर्न ऑफ एज बैड, बैड डेट, बैड डेट रिकवर्ड, क्या एंट्री होता है? बैड डेट रिकवर्ड सुना है आप लोगों ने? क्या होता है ये? अनएक्सपेक्टेडली, उम्मीद नहीं थी लेकिन वो पैसा मिल गया, उसे बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। एंट्री क्या होता है? कैश आ गया 5000, कैश अकाउंट डेबिट, यस 5000 अगर आ गया टू BDR, बैड डेट रिकवर्ड। ओके ना? क्या बी होगा? क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवर? नेवर, कभी नहीं। ऑलवेज एंड ऑलवेज बैड डेट रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। ये बैड डेट रिकवर्ड कहाँ दिखता है बेटा? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में। इनकम, दिस इज एन इनकम, मिसलिनियस इनकम या पीएल के क्रेडिट साइड में दिखेगा। डिस्काउंट रिसिप्ट जैसे लिखते हैं ना, वैसे ही बैड डेट रिकवर्ड। ओके, सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, 10 मिनट से भी कम टाइम लगना चाहिए आपको। 10 मिनट हम ज़्यादा बोल रहे हैं, बट ठीक है। इनिशियली अभी एक 11th के स्टूडेंट को हम टीच कर रहे थे, नया नया बच्चा। आई हैव गिवन हिम 60 क्वेश्चन, 60 MCQs। ये कर लेना, बहुत आसान है। जर्नल में 1 घंटा में कर लो, बेचारे को 4 घंटा लग गया, नहीं हुआ। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, अभी उसका वो लेवल नहीं है। बट अगर 8 क्वेश्चन में आपको 1 मिनट पर, आप लोग 12th पास आउट हो, भले ही कोरोना के काल में, लेकिन बट यू पीपल आर गिविंग आंसर्स, आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग आंसर कर रहे हो, आप लोगों ने पढ़ा है। तो 8 मिनट बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आप 8 मिनट घड़ी देख के करना कि 8 क्वेश्चन हो जाए। तो 3-4 तो हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया। एनीवे, कल अगली क्लास में बताना मैम हमने 2 मिनट में किया तो हमने 4 मिनट में किया, ठीक है? और झूठ नहीं बोलना, फेंकना नहीं। सो ऑल सेल्फ एग्जामिनेशन अप टू 5 गोइंग टू बी योर होमवर्क। आप लोग एक कॉपी बना लो, जो भी होमवर्क मिल रहा है। आई विल सी, ठीक है? आपके कॉपी में होना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू चेक, चेक नहीं करेंगे, लेकिन आपकी कॉपीज में है, हम घूम के देखेंगे, ठीक है? सिर्फ बोलने से विश्वास किए हैं और नुकसान भी बच्चों का हुआ है, ठीक है? द हार्डर लेबर यू आर पुटिंग, द मोर यू आर गेटिंग, राइट? सो दिस चैप्टर इज ओवर। ये देखो, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। यू वॉन्ट स्किप, आप छोड़ोगे नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर डिफाइन करने बोल रहा है तो CPT नहीं है ये।